बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत तश्कील पाएगी, जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, वो पार्लियामेंट कैसी होगी? जो हुकूमत तश्कील पाएगी या जो हुकूमत की जो तश्कील होगी वो किस तरह की होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जर्नल्स जो हैं वो एहतसाब से बालातर क्यों हैं। आखिर क्यों जब जर्नल्स की करप्शन पर तहकीकात का मामला आता है तो इस मामले को दबा दिया जाता है, इसको छुपा दिया जाता है। इसमें कौन कौन से जर्नल्स जो है वो एक तहकीकात हुई थी, उस तहकीकात में कौन कौन से जर्नल्स शामिल पाए गए थे, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे हक्कानी नेटवर्क का जो सिराज अहमद हक्कानी साहब हैं, उनको जो पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट 5 साल के लिए जारी किया गया था, वो पासपोर्ट पाकिस्तान की बदनामी का एक आलमी सतह का केस बन गया है और इसको हवा दे रहा है इंडिया। तो हुसैन अहमद हक्कानी, सिराज अहमद हक्कानी कौन है? सिराज हक्कानी के हवाले से FBI ने किस तरह के इश्तिहार जारी कर रखे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे बुशरा बीबी को जो नेब ने तलब किया है उस पर भी, और जो वजीर दाखिला ने आज एक इंतहाई सनसनीखेज बात की है उस पर भी हम बात करेंगे। और बिलावल 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उस पर भी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की। तो नाज़रीन, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने आज जो उनकी एक अपना टिकट्स के हवाले से जो बोर्ड्स बने हुए हैं उनके हवाले से जो इजलास था उसमें शिरकत की। और उस इजलास में शिरकत के बाद नवाज शरीफ ने मुख्तसर सा खिताब फरमाया। उन्होंने क्या कहा, यानी हुकूमत न लेने, और फिर और क्या क्या कहा, जरा ये मुलाहिजा फरमा ले। सजाएं हमें दिलवाते हो, जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, लिए सजाएं भी दी गई पूरी पार्टी के सरकर्दा लोगों को और पूरे खानदान के लोगों को, और हमारी पार्टी के लोग जिनको अंदर कर दिया आप लोगों ने, जिनको आज मुझे 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। जुल्म तो आपने ढाया, लेकिन जुल्म का इजाला करते करते कितने साल लग गए। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। खुद साकिर निसार की ऑडियो टेप है कि ये तो हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। नाज़रीन, नवाज शरीफ का ये जो मौक़िफ़ है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कोर्ट तो वही है, लेकिन अंदाज और अंदाज़े बयान और बयानिया अलग है। बयानिए में वहां पर जब लंदन में नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त नवाज शरीफ का बयानिया कुछ और था और आज नवाज शरीफ का बयानिया कुछ और है। सवाए इसके कि कोर्ट वही है पर बयानिया अलग है। जब लंदन में नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या सहाफियों से बातचीत की थी, उस वक्त जरा क्या कहा था, मुलाजा फरमा लें। ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को चलता करते हैं, और कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार है, गोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बिल्कुल पहुँचेंगे। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं। नाज़रीन, नवाज शरीफ का कहना गलत नहीं है। हम बाकायदा ये कहते आए हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनकी जो जमहूरियत पर शबखून मारते हैं, उनकी जो गैर जमहूरी कुव्वतों का साथ देते हैं, चाहे वो अदलिया में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो किसी भी फोरम पर हो, तो जो भी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करेगा
या करे, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई बिल्कुल की जानी चाहिए। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रखी जानी चाहिए। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज, जनरल राहिल शरीफ, जनरल जो है वो कौन से थे, इशफाक परवेज क्यानी और जनरल असलम बेग, ये इस तरह के जो लोग हैं ये दंदनाते फिर रहे हैं। और जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब, जस्टिस बंदियाल, ये जितने एक ऐसा ग्रुप कि जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, आइन से इनहराफ किया, आइन को बर्बाद किया, पार्लिमान को तबाह किया, पार्लिमानी निजाम को तबाह किया, इतनी इंक्रोचमेंट की कि इन्होंने पार्लिमान के लिए यानी पार्लिमानी उमूर में इंक्रोचमेंट की। दो तरफा इंक्रोचमेंट, एक तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की इंक्रोचमेंट और दूसरा हथौड़ा ग्रुप की जो है वो इंक्रोचमेंट। तो हथौड़ा ग्रुप और संगीन ग्रुप की जो इंक्रोचमेंट थी, उसने पार्लिमान के लिए पार्लिमान को महदूद कर दिया। और अब की बार यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब हुकूमत तश्कील पाई, यानी एक अपना इत्तेहादी हुकूमत, जब उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो उनका रास्ता रोका गया। नाजरीन, अब मैं आपको बताऊं कि जो आइंदा आम इंतखाबात में के बाद जो हुकूमत की तश्कील होगी वो कैसी होगी। अब इस हवाले से नाजरीन आपको याद हो कराता चलूं कि फरवाज एनबी न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि फार्मूला कौन सा तय पाया है, यानी एस्टेब्लिशमेंट, पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए पसे पर्दा, उनमें कौन से उमूर तय पाए और बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नाराज हुए, क्यों नाराज होकर गए। और इसी हवाले से फरवाज एनबी न्यूज के उस स्टोरी की तस्दीक की है सोहेल वड़ाइच साहब ने। गुज़िश्ता रोज उनका एक कालम छपा और उस कालम का मैं सिर्फ एक पैरा आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है उनमें आइंदा हुकूमत के बारे में जो है वो मजबूत तासुर यही है कि ये मखलूत हुकूमत होगी जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मेजर पार्टनर्स होंगे और जो है वो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। हालिया दिनों में आसिफ जरदारी ने मुक्तदरा के साथ मुलाकात करके सिंध में दोबारा से अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को भी मना लिया है। मुक्तदरा में ये खदशा मौजूद है कि अगर दवाई ज्यादा डल गई तो नून की मजबूत हुकूमत बन जाएगी, जिससे माजी की तरह फिर मुक्तदरा से लड़ाई हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत हो ताकि चेक एंड बैलेंस का निजाम कायम रहे। मुक्तदरा को मशवरा दिया जा रहा है, अपना बालाई हलकों को मशवरा दिया जा रहा है कि पीपुल्स पार्टी मुक्तदरा से कभी लड़ाई नहीं करती, इसलिए इसका रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। यही वजह है कि अंदाजों में ये सामने लाया जा रहा है कि शहर कराची की 8 से 10 नशिस्तें भी पीपुल्स पार्टी ले जाएगी और अंदरूनी सिंध उनका कोई भी बड़ा मद्दे मुकाबले उनके मुखालिफ नहीं रहा। यूं पीपुल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए महफूज इनिंग्स खेल रही है क्योंकि सिंध में इसे हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नजर नहीं आती और मरकज में भी इसके वोटों के बगैर एक मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी। नाज़रीन, ये मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि एक ऐसी हुकूमत बनेगी, एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद में आएगी जो हंग पार्लियामेंट होगी। अब आते हैं नाज़रीन उन जर्नल्स की तरफ। अब वो जो जर्नल्स हैं वो एहतसाब से बालातर हैं, जो जजेस हैं वो एहतसाब से बालातर हैं। आप देखें ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, जब उनके एहतसाब की बारी आई तो वो चीख रहा है और पंजाबी जो है वो जो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट तड़प उठी है। यानी क्यों भाई, पंजाब के जज के खिलाफ एहतसाब क्यों? तो बाकी दूसरों को आप जो है वो साइड कर दें, लेकिन इनको क्यों? इसी तरह जो है वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में भी यही पोजीशन है। जब भी आप नैब तहकीकात करने की कोशिश करती है तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया जाता है कि हमारा अपना इंटरनल जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है और हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारा अपना एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। अब ऐसा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है कि जिसमें किसी जर्नल का केस नहीं जाता। हाँ, अलबत्ता कोई ब्रिगेडियर, कोई मेजर जनरल इस तरह का छोटा मोटा हो उसको तो रगड़ दिया जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाया जाता।
नाज़रीन, यही वजह है कि ये सवाल पैदा होता है कि सियासत में मुदाखलत और पार्लिमान को और जमहूरियत को कमजोर करने की साजिश के इल्जाम में आखिर जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आता। नाज़रीन, एक जमाना था जब जनरल असलम बेग और जनरल जहांगीर करामत की करप्शन की तहकीकात हुई और मामला रेफरेंस के दायर करने तक पहुंच गया। और जब इस हवाले से उस वक्त के डीजी नेब जो हाजिर सर्विस जो है वो अपना लेफ्टिनेंट जनरल थे, अपना जनरल अमजद, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल थे, जब उन्होंने इसकी तहकीकात करने के बाद रेफरेंस दाखिल करने की कोशिश की तो उनसे वो दोनों फाइलें यानी जो रेफरेंस के हवाले से तैयार की गई थी वो वापस ले ली गई। और फिर हुआ यूं कि जनरल अमजद जो है उनको कोर कमांडर मुल्तान तैनात कर दिया गया। अब ये नाज़रीन जो कारनामे हैं ये जनरल मुशर्रफ के दौर में दिए गए। यही वजह है कि जनरल मुशर्रफ भी करप्शन से खुद को यानी उसने जो करप्शन की है उसकी तहकीकात नहीं हो सकती, किसी भी जनरल की नहीं हो सकती। जो करना है कर लो। किसी ने आज तक जनरल जिया के करप्शन की तहकीकात की? कहां से उसके पास इतने अकाउंट्स आए, कहां से उसके पास इतने असासे आए? किसी ने की? किसी ने जनरल परवेज मुशर्रफ की तहकीकात करने की कोशिश की? FIA हो, नेब हो, कोई भी हो। यहां तक कि जब उसको आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम मूव करता है और सिस्टम जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से सेफ, बिल्कुल सेफ बाहर निकाल देता है। और यहां तक कि वो बाहर जब मर जाता है तो फिर उनको वापस लाकर एक मामूली सा प्रोटोकॉल देकर और उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर दफन कर दिया जाता है। एक डिक्टेटर को, एक उसको जिसने आइन से इनहराफ किया, वो जिसने आइन को लांग बूटों तले रौंदा, वो जिसने आइन को डस्टबिन में फेंका, वो जिसने भारी अक्सरियत वाली हुकूमत का खात्मा किया और वो जिसने एक मुंतखब हुकूमत को, अपना वजीर आजम को पाबंद सलासल किया और उस जर्नल को गो गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसकी तदफीन कर दी गई। कभी कभी इस तरह के जब मामला आते हैं तो शर्म आती है कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह। आखिर एस्टेब्लिशमेंट कब अपना किबला दुरुस्त करेगी? तो नवाज शरीफ जो कुछ कह रहा है वो सही तो है, आखिर कब तक ऐसा होगा? यानी चलो कल हुकूमत बन जाती है, चलो मिसाल देते हैं ना, PMLN की हुकूमत बनती है, वो मजबूत हुकूमत बनती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नेक्स्ट पार्लियामेंट जो हो वो एक मजबूत हो। मुक्तदिर हल्के नहीं चाहते, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, क्योंकि उनको डर है कि अगर एक मजबूत और मुस्तहकम पार्लियामेंट आई यानी नवाज शरीफ अक्सरियत के साथ जीत कर आए तो फिर उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होगी। एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के जो मामलात हैं उसमें फिर तसादुम होगा और ये तो होगा, ये तो अब भी होगा, क्योंकि अब वो दिन हवा हुए जब बबन मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे। अब वो दिन गुजर गए भाई। अब मीडिया को आप पाबंद करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो सोशल मीडिया पर क्या करेंगे? क्या PTA को बोलकर सब कुछ बंद करवा देंगे? YouTube बंद करवाएंगे, ट्विटर बंद करवाएंगे, फेसबुक बंद करवाएंगे, क्या क्या बंद करवाएंगे, इंस्टाग्राम बंद करवाएंगे? कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। आप इस वक्त आपको सुनना पड़ेगा, आपको आपके कारनामे सुनने पड़ेंगे और फिर आपको एहतसाब करना पड़ेगा। करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो फिर आपको रद्द अमल का सामना भी करना पड़ेगा। तो मेरा नाज़रीन, इस वक्त बात करते हैं सिराज अहमद हक्कानी की, जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं और उनको एक पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया गया। उस पासपोर्ट पर उसने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए और यहाँ तक कि जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे दोहा में, उसमें भी शिरकत की। इसके बावजूद कि इस हवाले से तालिबान की तरफ से इसकी तरदीद की जा रही है, लेकिन हकीकत यही है, यही वो हकीकत है कि जिसकी बुनियाद पर सिराज अहमद हक्कानी का ये कारनामा सामने आया था कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। तो इस पर इंडिया तिलमिला उठा है। इंडिया ने हुसैन अपना जो है वो सिराज अहमद हक्कानी के हवाले से अब बड़ी बड़ी स्टोरीज छापना शुरू कर दी हैं। यहां तक कि FBI का जो रिकॉर्ड है वो तक शायद इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सब चल रहा होगा, आप देख लें कि सिराज अहमद हक्कानी कौन है, उसके सर की कितनी कीमत है और वो किस कदर वांटेड है और उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट किस तरह दिया गया और 30 से 40 हजार जो है वो पासपोर्ट अफगान नेशनल्स को किस तरह जारी हुए, कितने पैसों में ये पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और ये सब कुछ बनता है
और ये खुद जो है वो सिराज अहमद हक्कानी के एक चाहने वाले, उनका ट्वीट इस वक्त सामने है कि जी हमें आप बताएं 40,000 में सिर्फ शनाख्ती कार्ड, 50,000 में शनाख्ती कार्ड विद पासपोर्ट, पैसे दो बनवाओ, कितने चाहिए। तो यही वजह है कि हुकूमत ने अब ई पासपोर्ट बनाने का फैसला किया है, ताकि पिछले जितने भी पासपोर्ट हैं उनको मनसूख कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं वजीर दाखिला के हवाले से। वजीर दाखिला ने आज बात की इस हवाले से सिराज अहमद हक्कानी के सवाल पर, और ये सवाल किया था उनसे एजाज सैयद ने, एक नामवर सहाफ़ी, मजबूत सहाफ़ी, तहकीकात पर उनका उबूर है। उन्होंने जब सवाल किया कि ये पासपोर्ट जो जारी हुआ इसका क्या हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसीलिए तो एक लेफ्टिनेंट जनरल को नादरा का जो है वो चेयरमैन लगा दिया गया है, इसलिए कि वो बहुत समझदार हैं, इसलिए कि वो इन चीजों को समझते हैं। यही वजह है कि उसके नतायज आना शुरू हो गए। अबे नतायज आप लोग नहीं लेकर आए हो, नतायज जो है वो मीडिया लेकर आया है, उस पर आपसे सवाल हो रहे हैं, तो आप जवाब तो दो ना। तो आप बातों को घुमा रहे हो कि जी आपने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया, तो फिर सारे इदारों में बिठा दो ना, सेक्रेटरीज को घर भिजवा दो, जितने भी रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं या मेजर जनरल हैं उन सबको सेक्रेटरी की मनसब पर बिठा दो। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जुडिशल मर्डर के हवाले से रेफरेंस की जो समाअत होगी उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास हुआ। उस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल कमेटी है या जो लीगल टीम है उसने भी शिरकत की, और तफसीली गौर व गौस के बाद इस केस को मजबूत अंदाज में लड़ने का फैसला किया गया, और इसके हवाले से जो भी दस्तावेजात हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और 12 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी बमा अपनी लीगल टीम के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वो ये कार्रवाई देखेंगे। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या होता है। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो आदिल फारूक राजा, ये जो साबिका मेजर हैं जिनसे ये सारे जो चीजें हैं वो वापस कर ली गई हैं, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। और आदिल फारूक राजा के हवाले से ये हुआ है कि रावलपिंडी पुलिस ने आदिल फारूक राजा की जायदाद की नीलामी के हवाले से अदालत से रुजू कर लिया है, और अदालत जैसे ही इजाजत देगी तो आदिल फारूक राजा की जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम कर दी जाएगी। अब देखना है कि आदिल फारूक राजा इसको किस तरह डिफेंड करते हैं, अपने अमलाक को, अपनी प्रॉपर्टीज को किस तरह बचाते हैं। फिलहाल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।